नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं हितेश स्टडी पॉइंट में। और आज मैं रीट के वे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो 2015 में पूछे गए। आप जानते हो कि जो क्वेश्चन पिछली एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं वो आने वाली एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों का मैं आपके क्या करूँगा, विश्लेषण करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके 2015 में पूछा कि पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है। तो पृथ्वी जो है उसका जो दृढ़ भूभाग है वह आपके 29% है कि 29% भाग जो है वो आपके स्थानीय क्षेत्र है या कठोर एक भूभाग है। वहीं पृथ्वी का स्थलीय भाग 29% है, तो जलीय क्षेत्र जो है वो आपके 71% भाग पर फैला है। इस जलीय भाग को 5 बड़े महासागरीय क्षेत्रों में बांटा है और 5 बड़े जो महासागरीय क्षेत्र हैं उनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रीट 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ये भी 2015 का क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल रही है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। और इस परत का अध्ययन रूस के विद्वान मोलेस्नोफ ने किया है। किसने किया है? मोलेस्नोफ ने। और क्षोभमंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर होती है। वहीं क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो उस क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जबकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है। तो बहिर्जनिक जो आपके क्रियाएं होती हैं जो धरातल के ऊपरी भाग में होती हैं, तो उनके लिए हम अनाच्छादन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब ये आता है कि अनाच्छादन होता क्या है कि जब अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया साथ साथ होती है तो उसे अनाच्छादन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया जल और वायु के द्वारा होती है। जल और वायु जब किसी चट्टान को अपने बलपूर्वक काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाए तो वह अपर्दन होता है। दूसरी प्रक्रिया होती है आपके अपक्षय। जब कोई चट्टान एक ही स्थान पर टूट फूट जाती है तो वह अपक्षय कहलाती है। तीसरी प्रक्रिया होती है निक्षेपण। जब कोई जलीय क्षेत्र या जल या वायु जब किसी चट्टान को या मिट्टी को बहा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर दे तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है कि जीव तथा पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो आपके ये दिया हुआ है कि कायांतित सेल नहीं है, तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है ये कायांतित सेलों के अंतर्गत नहीं आता है। और चट्टानें आप जानते हैं कि 3 प्रकार की होते हैं, एक तो आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान और एक रूपांतरित चट्टान। और वैसे जो आपके चूना पत्थर है ये डोलोमाइट का रूपांतरित रूप भी होता है, लेकिन आता ये अवसादी चट्टानों के अंतर्गत है और इसकी संरचना परत के रूप में होती है। आग्नेय चट्टान वे होती हैं जो लौह तत्व या ज्वालामुखी लावा से बनी होती हैं। अवसादी वे होती हैं जो जिनकी संरचना जटिल नहीं होती और कीचड़ या दलदली क्षेत्रों में मिलती हैं, वो अवसादी चट्टानें होती हैं। रूपांतरित वे हैं जिन पर आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर जब बल पड़े तो वो अपने मूल स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाएं, वो आपकी रूपांतरित चट्टान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक देश है? ये क्वेश्चन रीट 2015 का बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो वह देश है चिली। चिली जो देश है ये विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश रहा है और चिली में विश्व की दूसरी बड़ी तांबे की खान चिक्विकमाटा स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। और तांबे का देश भी चिली को कहा जाता है। वहीं अब ये दूसरी बड़ी तांबे की खान है, तो पहली बड़ी तांबे की खान बूटे की खान है जो कि आपके यूएसए देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा नहीं होती है। वो 4 विकल्प 2015 में दिए हैं। और आप जानते हो कि ऊर्जा संसाधनों को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो परंपरागत और एक अपरंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग हम प्राचीनतम समय से ऊर्जा और ऊष्मा उत्पादन में करते हैं। और इन संसाधनों में जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, आणविक, ये सब जो है परंपरागत में आते हैं।
जबकि गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत जो हैं उनमें वे होते हैं जिनका आधुनिकतम समय में उपयोग हुआ है। भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, आपके पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 4 विकल्प आपके दिए हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि और देश दिए हैं। तो जैसे मिल्पा है, ये बिल्कुल मेक्सिको या मध्य अमेरिका में कहा जाता है। झूमिंग है, ये हम उत्तर पूर्वी भारत में मतलब खासतौर पर असम में कहते हैं। रोका हम ब्राज़ील में कहते हैं, लेकिन लदांग जो है हम इंडोनेशिया में कहते हैं, श्रीलंका में नहीं कहते। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। और आप जानते हो कि स्थानांतरित जो कृषि है ये आपके आदिम निर्वहन कृषि में आती है। जब आपके आदिवासी लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती का कार्य करते हैं और स्थायी रूप से ना कर कर अस्थायी रूप से करें, तो ऐसी कृषि को झूमिंग कहा जाता है या स्थानांतरित कहा जाता है। आपके देश की बात करें, भारत में जब मध्य प्रदेश राज्य में एक कृषि सबसे अधिक होती है, मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति अधिक करती है, मध्य प्रदेश में इस कृषि को बेवर और दहिया कहते हैं। यही छत्तीसगढ़ में कहते हैं। राजस्थान में इसे वालरा कहते हैं। वालरा 2 प्रकार का होता है। वालरा कितने प्रकार का होता है? 2, एक तो दजिया और एक चिमाता। जब पहाड़ी ढालों में की जाए तो चिमाता वालरा, जब मैदानी भागों में की जाए तो वो आपके दजिया वालरा होती है। वहीं आपके हम उड़ीसा में कमान, बिंगा और धाबी कहते हैं। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पोदू कहते हैं। इधर से आपके केरल में जाएं तो हम उसे पोनम कहते हैं। तो हर जगह इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान में बत्रा कहते हैं। आप विदेशों में चले जाएं तो इंडोनेशिया में लदांग, श्रीलंका में चैना, फिलीपाइंस में कैंगिन, वियतनाम में रे, सूडान में टाबी, इधर से ब्राज़ील में रोका। तो मतलब हर देश में इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे एक ना एक क्वेश्चन रीट में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आता है। आपको ये बता दें कि भारत में जो मानसूनों की उत्पत्ति है वो आपके हिंद महासागर से होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विश्लेषण में। इसकी एक शाखा अरब सागर में आती है हिंद महासागर से, उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी में आती है जिसे दक्षिणी पूर्वी मानसून कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून 25 से 31 मई के मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आते हैं और भारतीय राज्यों में सबसे पहले 1 से 6 जून के मध्य केरल में आते हैं। तो ये ध्यान में रखना, कोई स्थान पूछे तो अंडमान निकोबार, भारतीय राज्य पूछे तो केरल, और केरल को भारत के मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर जो आपके 12 है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत से तात्पर्य है जैसे असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो है ही है, यहाँ वर्षा की अधिकता होती है, इसलिए इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। आप यदि उत्तर भारत में जाएं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, जो भाग बर्फ़ से ढका होता है वहाँ टुंड्रा वन मिलते हैं। जो घाटी भाग है वहाँ टैगा वन मिलते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ शुष्क कटीले वन मिलते हैं। जो आपके मैदानी भाग है वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। जो आपके पठारी क्षेत्र है वहाँ पर सागवान या उष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। और जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्द्र वन या अति आर्द्र वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। अब 4 विकल्प हैं, बेंगलुरु, सलेम, डोल्बी और दुर्गापुर। तो देखो सलेम में रंगीन स्टील बनाने का कारखाना है, तो वो भी लोहा इस्पात का केंद्र है। डोल्बी जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी आपके जिंदल जैसी कंपनियों के बड़े लोहा इस्पात उद्योग हैं। दुर्गापुर में आपके ब्रिटेन की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, यहाँ पर कोई भी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है। बेंगलुरु तो खुद सॉफ्टवेयर उद्योग और वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु में 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला वायुयान उद्योग स्थापित किया गया और यहीं पर तेजस जो लड़ाकू विमान है वो बनाया गया है। इसके अलावा अन्य जो फाइटर्स प्लेन है वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। बेंगलुरु जो है सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। जबकि दुनिया में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है और सैन फ्रांसिस्को को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जितनी बड़ी कंपनियां गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इन सब के मुख्यालय आपके सैन फ्रांसिस्को में है।
जिसे आपके विश्व की सिलिकॉन वैली और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट है 14 नंबर कि 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। तो ये 4 विकल्प हैं: बिहार और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम और उत्तर प्रदेश और मिजोरम। अधिकतम और न्यूनतम की बात आई। वैसे तो अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये कम भी पूछ रहा है तो कम अरुणाचल का है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो इसका विकल्प बी सही है। इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही होगा? बी सही होगा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो अधिकतम में पश्चिम बंगाल 1028 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आ गया और अरुणाचल कितना है? 17। जबकि भारत का जो पॉपुलेशन डेंसिटी रहा है, जनसंख्या घनत्व रहा है, वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। तो ये डिटेल से मैंने आपको दिया हुआ है इसका पूरा विश्लेषण, तो इसे आप जरूर ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह भोराट का पठार स्थित है। तो भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। इसका विकल्प सी सही है इन चारों विकल्पों में कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। भोराट का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही अंश है और ये भोराट का पठार जो है आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में है। तो जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। एक तरफ जरगा पहाड़ी है और एक तरफ कौन सी है? रागा। रागा पहाड़ी राजसमंद में आती है, जरगा उदयपुर में आती है। और इसी पठार पर ये जो आपके पठार है, इस पठार पर राजस्थान का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर जरगा स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 1431 मीटर है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद जो आपके प्रश्न है वह आपके निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो 4 विकल्प हैं: खड़ीन, टांका, टोबा, नाली। तो खड़ीन, टांका, टोबा ये तो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। खड़ीन जैसलमेर में है, टांका तो आपके पूर्वी राजस्थान में है, टोबा भी दक्षिण राजस्थान में, लेकिन नाली जो है हमारे यहाँ पर जल संरक्षण की कोई विधि नहीं है। और ये सब प्राकृतिक विधियाँ हैं जहाँ पर आपके जल संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो इसका विकल्प डी सही है कि ये इसकी विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये खनिज और खनन क्षेत्र आपके दिए हैं, ये भी 2015 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टंगस्टन डेगाना में बिल्कुल मिलता है, राजस्थान में डेगाना नागौर में है, वहाँ टंगस्टन मिलता है। सीसा और जस्ता राजपुरा दरीवा राजसमंद में मिलता है, ये भी सही है। तांबा सिंघाना में मिलता है, ये भी सही है। लेकिन अभ्रक जामसर में नहीं मिलता, क्योंकि जामसर में हमारे एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है और अभ्रक जो है ये खासतौर पर आपको मिलता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला ज़िला है और भारत में अभ्रक की ईंट भी केवल भीलवाड़ा ज़िले में मिलती है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये चारों विकल्प देकर आपको दिया है। तो चारों विकल्प में 3 के आंसर बिल्कुल सही हैं और चौथे का आंसर जो चौथा विकल्प है वह सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से आप देखा करो। क्वेश्चन नंबर जो आपके नेक्स्ट है वह है 2011 में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले 2 ही हैं, एक तो जयपुर है, एक भरतपुर है। तो विकल्प सी इसका सही है। जयपुर का आप जानते हो जनसंख्या घनत्व 595 प्रति वर्ग किलोमीटर है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि आप भरतपुर का आप जानते हो कि 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये 2 राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है, बाकी सबका जनसंख्या घनत्व 500 से कम है। जैसे अलवर 476 है, अलवर का है, दौसा का है, तो इन दोनों का 500 से कम है, जबकि जयपुर और भरतपुर का 500 से अधिक है।